हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, कैसे हैं आप लोग भाई बताइए। राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, ज़बरदस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, वॉइस लो है सर। वॉइस अब देखना ज़रा एक बार, अब देखो वॉइस ओके होगा यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, लो है वॉइस। ठीक है, एक बार आप देखिए। चलिए, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की मेंसुरेशन की क्लासेस चल रही है और 88 सवाल कल हमने कर लिए थे और कल की क्लासेस में मैंने आपको ये सारा बहुत तरीके से रिवाइज करा दिया था। ठीक है, कहीं पर मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई भी दिक्कत आपको आई थी। ठीक है, अब हमें इसके बाद का आगे पढ़ना है, आगे की चीज़ों को समझना है, आगे की चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई आगे की चीज़ों की शुरुआत करते हैं और ये उम्मीद हम करके चलते हैं कि आप मेंस्ट्रुएशन को ना सिर्फ पढ़ रहे होंगे बल्कि जाने के बाद में घर पर उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे, घर पर बहुत तरीके से उसको पढ़ भी रहे होंगे और प्रीवियस ईयर से मेरे भाई प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए। कार्तिक भाई 23 में जो है क्लासेस कल से चलेंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आ जाइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है, चैट बंद कर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज मेड ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ये हमारा एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। अगर ये ए है तो ये वाला भी ए हो। ठीक है, कहा गया इसके विकर्ण पर तुमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। तो पहली बात, अगर ये ए है और ये ए है तो इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, √2a होगा। और इसके ऊपर में आप एक समबाहु त्रिभुज के बनाने की बात करते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया उनके एरिया का अनुपात बताओ। यानी हमारे पास में वो ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये वर्ग का एरिया, हमें यहाँ पर इसका एरिया बताना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो बोलेंगे सर √3/4 इंटू जो इनका साइड है उसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। और अगर हम वर्ग का स्क्वायर करते हैं तो वर्ग का स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, यानी यहाँ पर a का स्क्वायर होता है। आप यहाँ से इनका अनुपात निकाल देंगे, तो अनुपात निकाल देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ले जा करके मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर √3/2 होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो एक वर्ग के विकर्ण पर यहाँ समबाहु त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, तो सबसे बात, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो ये है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो ये है, और जब हम इनका अनुपात लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो आता है वो करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर के 90 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 90 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। इस सवाल में हमसे कहा गया 4 इक्वल साइज मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट आर कट फ्रॉम अ स्क्वायर पेपर ऑफ शीट, इतना सरकमफेरेंस क्या होगा। आसान भाषा में हमसे ये कहा गया कि तुम्हारे पास में एक ऐसा स्क्वायर वाला प्लेट है। ठीक है, और इस प्लेट के अंदर से मेरे भाई यहाँ पर ये जो प्लेट है तुम्हारा, इसके अंदर से तुमने 4 बड़े बड़े मेरे भाई यहाँ जो है तुमने वृत्त निकाल दिए हैं, सर्कल तुमने काट के निकाल दिया है मेरे भाई। ये मेरा नहीं, ये ऐसा एग्जामिनर का कहना है कि आपने 4 बड़े बड़े, कितने मेरे भाई यहाँ पर, आपने जो है वो 4 बड़े बड़े ऐसे जो है, देख सकते हो आप यहाँ पे कि आपने 4 ऐसे बड़े बड़े मेरे भाई यहाँ पर क्या किए हैं, ऐसे प्लेट्स आपने काटे हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर ये देखो 2 हमने बना दिए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने फिर एक तीसरा हो गया और ये फिर हमारे सामने मेरे भाई एक यहाँ पर चौथा हो गया। ये कुल मिलाकर के 4 प्लेट ऐसे कट किए गए हैं। और ये कहाँ से कट किए गए हैं, तो एक यहाँ पर प्लेट से। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड, ये थोड़ा सा जो है फोटो हमारा, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पर जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो ये हमने मेरे भाई बना दिया है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर ये जो हमारे सामने दिया गया है, ये जो हमारे सामने वर्ग दिया गया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है
और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 784 है। तो सबसे पहली बात, ये जो वर्ग है यानी स्क्वायर है, इसकी भुजा कितनी होती है, इसकी भुजा हमारे सामने a होती है, और इसी का एरिया कितना होता है, a का स्क्वायर। a के स्क्वायर का मान हमारे सामने 784 है, तो यहाँ भुजा का जो मान होगा ये किसका स्क्वायर है, आप मुझे बताओ। 784 किसका स्क्वायर है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल 28 का। तो अगर हम इसका रूट करेंगे तो ये आएगा, और इसका रूट करेंगे तो ये आएगा। तो हमारे सामने क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर हमारे सामने ये पूरा पूरा भुजा निकल करके आ गया। और ये भुजा कितना निकल करके आ गया, तो ये भुजा मेरे भाई 28 निकल करके चला आया है। अब इन्होंने कहा कि तुमने एक स्क्वायर के अंदर से 4 बड़े बड़े सर्कल काट के निकाल दिए हैं, तो हर एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, परिमाप कितना होगा। सरकमफेरेंस को निकालने के लिए रेडियस चाहिए होता है, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर वो देखिए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ये हमारा क्या हो गया, तो सर ये हमारा r हो गया, ये हमारा r हो गया, ये भी हमारा r हो गया, और ये भी हमारा r हो गया। 1 2 3 4 r का मान 28 है। तो अगर हम यहाँ देखें 4r का मान मेरे भाई 28 है, तो यहाँ सीधा सीधा r का मान कितना हो जाएगा, 7। और अगर r का मान 7 हो जाएगा तो सरकमफेरेंस 2 पाई r के बराबर होती है। और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि जब रेडियस का मान 7 होता है तो सरकमफेरेंस हमारा कितना होता है, 44 होता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, ये बात आपको जानने की आवश्यकता है कि कैसे मेरे भाई भुजा का मान दिया गया था तो त्रिज्या निकाला गया, और त्रिज्या के बाद हमारा परिमाप यानी सरकमफेरेंस हमने निकाल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। इसमें यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया है, पढ़िए। कहा गया एक वर्ग जिसका विकर्ण हमारा इतना है, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त में से एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई। अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले क्या बनाया गया, तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्क्वायर के अंदर में कौन है, तो सर्कल है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर, ठीक है, हुज डायगोनल इज इतना, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब इन दैट सर्कल। और यहाँ ये जो सर्कल है मेरे भाई, इस सर्कल के अंदर में यहाँ पर जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को मेरे भाई बना दिया गया इस तरीके से। आप यहाँ देखो, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के यहाँ, ठीक है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, और हमसे यहाँ पर इसकी भुजा का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखो मेरे भाई, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले बाहर वाले पे देखो, बाहर वाले की भुजा ए होती है, और अगर भुजा ए होती है तो अगर स्क्वायर का साइड ए होता है तो जो उसका डायगोनल है वो किसके बराबर में है, तो अगर हम देखेंगे डायगोनल हमारा इसके बराबर में है, यानी डायगोनल हमारा कितना हो जाएगा, तो डायगोनल हमारा √2a के बराबर हो जाएगा। और ये √2a मेरे भाई किसके बराबर है, 12√2 के है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, भुजा का मान हम 12 ले सकते हैं, यानी जो स्क्वायर है उसके भुजा का मान कितना लेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 12 लेंगे, ठीक है। अभय गौतम पूछ रहे हैं सर क्या ये क्लास रिकॉर्डेड है, बिल्कुल भी नहीं है, लाइव मैं पढ़ा रहा हूँ और तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस करिए, लाइव रिकॉर्डिंग के ऊपर में ज़्यादा फोकस मत करिए, ठीक है। तो अगर हमारे सामने मान लीजिए डायगोनल आ गया, तो डायगोनल की वैल्यू आ गई, डायगोनल की वैल्यू से यहाँ पर भुजा का मान आ गया कि सर √2a का मान इतना, तो a का मान 12। a का मान 12 होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, a का मान 12 होने का मतलब यहाँ पर ये वाली चीज़ 12 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जब भी मेरे भाई तुम किसी भी स्क्वायर के अंदर में तुम किसी भी सर्कल को यहाँ पर डालते हो, तो जो सर्कल का रेडियस निकल करके आता है वो हमेशा मेरे भाई साइड का आधा होता है। अपने दिमाग में इस बात को डाल लो। तो पहले हम कहाँ पर हैं, स्क्वायर पर हैं, स्क्वायर से हम कहाँ जाएंगे, सर्कल में जाएंगे, और सर्कल से हम कहाँ जाएंगे, तो ट्रायंगल में जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो फॉलो करेंगे। तो अगर हम देखें तो स्क्वायर का साइड हमने निकाल दिया, जो कि निकल करके आया मेरे भाई कितना, 12। अगर हम देखें तो यहाँ पर a का मान कितना है, 12 है। अब a का मान अगर 12 है तो जो रेडियस होता है वो a का आधा होता है। तो अगर हम रेडियस देखेंगे तो इसका आधा यानी 6 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी अगर आप बात करो तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ पर ये कितना था, तो सर ये हमारा 12 था। और अगर ये 12 था तो ये जो हमारे सामने सर्कल मौजूद है सर, यहाँ पर इस सर्कल की रेडियस की अगर हम बात करें तो इसकी रेडियस हमारे सामने कितनी आएगी, तो सर यहाँ रेडियस हमारी कुल मिलाकर के 6 आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम तीसरे नंबर बिंदु पे चलते हैं, और तीसरे नंबर बिंदु पे हम यहाँ क्या फोकस करते हैं, याद रखना
तीसरा नंबर जो बिंदु है मेरे भाई यहाँ पर, उस पर हम क्या फोकस करेंगे। आपको दो बातें मैंने पढ़ाई थी ट्रायंगल के अंदर में। एक मैंने पढ़ाया था कि ट्रायंगल के बाहर अगर कोई सर्कल हो तो क्या हिसाब किताब बनता है, और ट्रायंगल के अंदर में मेरे भाई सर्कल हो तो क्या हिसाब किताब बनता है। जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल होगा तो क्या बनेगा, और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल है उसके बाहर मेरे भाई सर्कल हो तो क्या हिसाब किताब बनेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मान लो यहाँ पर ये ट्रायंगल के अंदर में सर्कल है तो उसकी जो रेडियस है उसको निकालने के लिए ट्रायंगल के साइड को मेरे भाई 2√3 से डिवाइड कर देना होता है। इसको कहते हैं हमारा इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। कि कभी भी कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में कोई भी सर्कल मौजूद है तो उसका रेडियस निकालने के लिए साइड अपॉन 2√3 होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल है जिसकी भुजा अगर x है और बाहर वाले की रेडियस निकालनी है तो बाहर वाली की रेडियस को निकालने के लिए साइड को √3 से डिवाइड करते हैं। इसको कहते हैं सरकम सर्कल। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, सरकम सर्कल कहते हैं। तो आज अगर हम बात करें तो हम यहाँ देखेंगे भुजा का मान इतना था तो रेडियस का मान मेरे भाई कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही रेडियस का मान 6 हो गया तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ट्रायंगल के बाहर ये सर्कल है। अगर हम ट्रायंगल की भुजा को x मानते हैं तो ट्रायंगल के बाहर ये सर्कल है, ट्रायंगल के बाहर ये सर्कल है। तो अगर ट्रायंगल के बाहर ये सर्कल मौजूद है तो याद रखिए उसका रेडियस साइड अपॉन √3 होता है। यानी ट्रायंगल के बाहर जो ये सर्कल मौजूद है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो मेरे भाई ट्रायंगल के साइड को √3 से डिवाइड करने पर आएगा। लेकिन इसका जो रेडियस है वो तो 6 दिया गया है, तो हम साफ तौर पर कहेंगे सर 6 बराबर x अपॉन √3, और इसको ले जा करके मल्टीप्लाई कर दो तो 6√3 जो होगा वो हमारे सामने x का मान होगा। 6√3 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे सामने x का मान होगा। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पर इसका डायगोनल का मान दिया गया था तो साइड का मान निकाला, यानी स्क्वायर के साइड का मान निकाला, वर्ग के भुजा का मान निकाला। वर्ग के भुजा के मान का आधा कर देंगे तो ये वाला रेडियस निकल करके चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आधा कर दिए तो रेडियस निकल करके चला आया, यानी त्रिज्या निकल के चली आई। अब उसके बाद यदि किसी त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त बना होता है तो उसके रेडियस में और उसकी भुजा में ये संबंध होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इसके बाहर में वृत्त बना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके साइड में और कहीं ना कहीं इसके रेडियस में क्या रिलेशन होगा, इसके साइड और इसके रेडियस में यहाँ ये रिलेशन होता है। रेडियस का मान रख दो, साइड का मान निकल करके चला आएगा। ठीक है भाई, ऑन करना इसे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो मेरे भाई। अब यहाँ पर ये सर्कल से लेकर के बाकी सारी चीज़ों से बाहर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उसके बारे में भी समझते हैं। हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे हैं और चतुर्भुज के अंदर में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चतुर्भुज में मैंने शुरू में आपको बताया था कि पहले नॉर्मली आप एक नॉर्मल चतुर्भुज के बारे में पढ़ोगे, यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ोगे। फिर उस क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल का एक भाग हो गया आपका स्क्वायर, तो आपने पढ़ा है स्क्वायर के बारे में यानी वर्ग के बारे में कि उसका पेरीमीटर कितना होता है, उसका एरिया कितना होता है, उसका डायगोनल कितना होता है। अब उसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर फॉल करता है मेरे भाई यहाँ पर पैरेललोग्राम, जिसे हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। और पैरेललोग्राम की मेरे भाई परिभाषा क्या होती है, तो पैरेललोग्राम की परिभाषा ये होती है, आप अगर देखो तो, कि सर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के मेरे भाई बराबर भी होती है और पैरेलल भी, और साथ में ये वाली भुजा के मेरे भाई बराबर भी होती है और पैरेलल भी। इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। तो व्हेन द अपोजिट साइड आर पैरेलल द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। यदि विपरीत भुजा समानांतर हो तो ये समानांतर चतुर्भुज कहलाती है। ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है और साथ में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अगर हमें पैरेललोग्राम का मेरे भाई क्षेत्रफल चाहिए तो पहली बात, पैरेललोग्राम में क्षेत्रफल जाने के पहले हम और बातें क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, ज़रा यहाँ पर वो समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई भी एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसको एक समानांतर चतुर्भुज का नाम दिया गया है, ABCD को। आपने कोई भी मेरे भाई ऐसा बना दिया जहाँ पर ये दोनों पैरेलल हो गए और यहाँ पर ये दोनों मेरे भाई इसके पैरेलल हो गए। तो पहली बात, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो समझो। क्योंकि देखो कोई भी अगर मान लो कि फिगर है तो उसका मेरे भाई यहाँ पर अपना एक प्रॉपर्टी होगा, स्क्वायर का एक अपना प्रॉपर्टी होगा, सर्कल का एक अपना प्रॉपर्टी होगा, पैरेललोग्राम का एक अपना प्रॉपर्टी होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है ABCD बराबर होगा, यानी अपोजिट साइड मेरे भाई बराबर होंगे, और दूसरा BC और AD बराबर होगा, ये वाली भुजा के बराबर होगी। तो इसकी विपरीत भुजाएं ना सिर्फ समानांतर होती हैं बल्कि बराबर भी होती हैं। अपोजिट साइड आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। ठीक है, दूसरा
ईच डायगोनल AC और BD डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल मानो ऐसा बना देता हूँ तो ये दो बराबर भागों में इसको बांट देता है, ठीक है। या अगर मैं दूसरा वाला डायगोनल ये बना देता हूँ तो भी ये दो बराबर टुकड़ों में बांटता है, मतलब दो सूत का भी इधर उधर फर्क नहीं होगा, एकदम चीजें बराबर होंगी, इस बात को ध्यान रखो। ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 नंबर, ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है मेरे भाई यहाँ पर उसको याद करके रखना है, अलग अलग जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखो। और उसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर तुम यहाँ AC के स्क्वायर और BD के स्क्वायर को जानोगे, ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर ये डायगोनल जो हो गया इसका स्क्वायर करो और यहाँ जो BD हो गया इसका स्क्वायर करो, तो ये दोनों का जो स्क्वायर है AB BC CD AD, AB BC CD AD यानी चारों भुजाओं के स्क्वायर के मेरे भाई बराबर है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल करके रख लो, ठीक है। ये हालांकि सिंपल सा बात है, देखो होता क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसको थोड़ा सा तुम बदलोगे तो ये रेक्टेंगल के फॉर्मेट में बदल जाएगा। रेक्टेंगल भी एक अपने आप में पैरेललोग्राम ही कहलाता है, तो रेक्टेंगल भी अपने आप में पैरेललोग्राम कहलाता है। तो उसका जैसे मानो कोई एक डायगोनल तुमको निकालना है, मानो खाली तुमको उसका AC निकालना है, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर में बेस जोड़ेंगे हाइपोटेनस आएगा, तो आपका आ जाता है AB का स्क्वायर प्लस मेरे भाई BC का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला डायगोनल जब आप खाली ये BD निकालते हो, क्या निकालते हो मेरे भाई, BD निकालते हो, तो BD का स्क्वायर निकालने के लिए AD और AB चाहिए, क्या चाहिए मेरे भाई, या ऐसे कह लो सर ये BD का स्क्वायर निकालने के लिए BC का स्क्वायर CD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर CD का स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा BC और CD आपको चाहिए होगा, ठीक है। आप अगर देखोगे तो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एक सेकंड, AC हमने निकाला, AC को AB BC चाहिए था और BD हमने निकाला, तो जब आप इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर एक तरफ में मेरे भाई आ जाएगा आपका, ठीक है। और इस तरफ में AB का स्क्वायर फिर BC का स्क्वायर, फिर देखो AB का स्क्वायर हो गया, BC का स्क्वायर हो गया, AB का स्क्वायर हो गया, BC का स्क्वायर हो गया, CD का स्क्वायर हो गया, CD का स्क्वायर हो गया। और इस वाले BC के जगह पे, इस वाले यहाँ पर जो BC है ना, इस BC के जगह पर तुम AD का भी नाम ले सकते हो, तो ये हो गया। आसान भाषा में मैं अगर तुम्हें यहाँ पर बताऊं तो ये सारी चीज़ें तुम इतना ना याद रख करके, बस तुम मेरे भाई इतना सा याद रख सकते हो, और वो यहाँ पर क्या याद रख सकते हो कि गुरुजी एक समानांतर चतुर्भुज में होता क्या है, दोनों डायगोनल का स्क्वायर कर लीजिए एक तरफ में और सारी भुजाओं का कर लीजिए एक तरफ में, ये बराबर होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर ये जो दोनों डायगोनल के स्क्वायर हो गए और ये चारों भुजाएं हमारे हो गए, ये क्या होते हैं, तो ये मेरे भाई यहाँ पर बराबर होते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिए, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये तीन प्रॉपर्टी के बाद में आप ऐसे मान करके चलो, ठीक है, ये स्क्वायर मतलब ये पूरा पूरा रेक्टेंगल के लिए मेरे भाई यहाँ पर आपका जो है वो हो जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मानो अगर ये वाली भुजा A है तो ये भी A होगी, और ये वाली B है तो ये भी क्या होगी, B होगी। तो सबसे पहला सवाल आता है पेरीमीटर को लेकर के कि परिमाप इसको जोड़ने पर कितना आएगा, A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, यानी 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर A प्लस B हमारा आ जाएगा। और दूसरा सवाल आपका हो जाता है एरिया के ऊपर में, जिसका एरिया कितना होगा, तो हमेशा एरिया को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो तरीके से निकलता है। अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो हो जाएगा A इंटू बी इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ए बी मेरे भाई साइन थीटा। या तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, या फिर मेरे भाई क्या निकाल सकते हैं, तो या फिर आप मेरे भाई ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर ये बेस है और हमें इसका हाइट मिल जाए तो हम यहाँ पर कहेंगे इसका बेस और इसका हाइट, इसको h1 नाम दे दो। तो मेरे भाई ऐसा कर सकते हैं कि a इंटू H1 कह दें, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अगर ये बेस है और इसके ऊपर तुमने कोई हाइट गेड़ दिया H2 नाम का, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका बेस और इसका हाइट तो BH2 तुम मेरे भाई कह सकते हो। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, दो ट्रायंगल से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। एक ट्रायंगल का एरिया मेरे भाई हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी जोड़ोगे पूरा ए बी निकल करके आ जाएगा। वैसे ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पूरा बेस इंटू हाइट तुम्हारा निकल करके चला आएगा। ज़्यादा क्लैरिटी तुमको क्वेश्चन के माध्यम से मिलेगी, उसके माध्यम से तुम पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फेज 13 का तुम्हारा ये सवाल है। क्या कहा गया, जरा पढ़ो। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 टाइम ऑफ इट्स हाइट। तुम्हारे सामने एक समानांतर चतुर्भुज है मेरे भाई यहाँ पर, और इसका जो बेस है मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो, ठीक है। कहा गया मेरे भाई जो बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 टाइम इट्स हाइट। अगर इसकी हाइट इतनी है तो मेरे भाई बेस हमारा क्या होगा, इतना होगा। इस पूरे का जो एरिया है वो 1020 है मेरे भाई यहाँ पर, तो हाइट हमारी कितनी होगी। पूरे का जो एरिया है, एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट से। तो एरिया मेरे भाई यहाँ पर ये जो एरिया हमारे सामने है, ये हमारे सामने 1020 है। अगर हमारे सामने 1020 है
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो हमारी इतनी होगी। तो एक्स स्क्वायर का मान हमारे सामने 340 है, तो यहाँ से इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ रूट करेंगे 340 का तो ये आ जाएगा। 340 का अगर तुम रूट करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 85, और 4 इंटू 85 का मतलब क्या होता है, 4 का रूट करोगे तो इतना आएगा, 85 का रूट करोगे तो उसके ऊपर में रूट चढ़ जाएगा, 2 रूट 85 होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ तो बहुत तरीके से ये बात है कि जी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल दिया गया था, तो यहाँ पर ये अगर इसका हाइट मानते हैं तो उसका 3 गुना आधार हो जाएगा, तो यानी आधार इंटू हाइट बराबर दिया गया था, सीधा सीधा एक्स का मान हमने निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाइए, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सा पॉइंट है जो तुम्हें समझने की आवश्यकता है, और वो क्या है, एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगल ऑफ सेम बेसिस बिटवीन द पैरेलल लाइन आर सेम। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने एक ऐसा मेरे भाई पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम बन गया या दो पैरेलल लाइन बन गए, आप ऐसा कह सकते हो। अब इस बिंदु को लेकर के और इस बिंदु को लेकर के अंदर में काफ़ी सारे ट्रायंगल बन जाते हैं। एक ये भी ट्रायंगल बन जाता है, फिर एक और ये भी ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा, फिर एक और एक ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, और काफ़ी सारे ट्रायंगल बन जाएंगे। यहाँ पर ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ट्रायंगल नंबर 2 है, ट्रायंगल नंबर 3 है। ठीक है, तो इतना मेरे भाई यहाँ पर याद रखना, तुम्हारा एरिया बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। तीनों ट्रायंगल का बेस तुम्हारा सेम है और तीनों ट्रायंगल का जो हाइट है मेरे भाई यहाँ पर वो सेम है। ठीक है, तो अगर तीनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है और तीनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम है, तो याद रखना तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा मेरे भाई यहाँ पर वो भी क्या होगा, तो वो भी यहाँ पर सेम होगा, वो भी क्या होगा, तो सेम होगा। यानी दो समानांतर लाइनों के या दो समानांतर रेखाओं के बीच में तुम जितने मर्जी त्रिभुज बना लो मेरे भाई, सबके क्षेत्रफल बराबर आने हैं। बिटवीन टू पैरेलल लाइन आप जितने मर्जी ट्रायंगल बना लीजिए, सबका एरिया बराबर ही आना है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, रुपेश भाई कहते हैं सर इस टाइम पर नींद आ जाता है, इस टाइम पर क्लास मत लीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर तुम्हारा पेपर सर पे है और उस समय दोपहरी में तुमको नींद आ रहा है, ठीक है, तब तो हो गया पढ़ाई तुम्हारा, फिर तो खत्म हो गया। आज मेरी क्लास लगी है तो तुम्हें नींद आ रहा है, कल तुम्हारा एग्जाम होगा तो एग्जामिनर को भी तुम ये बात बोल देना, दोपहर में तो हमको नींद आता है, एक काम करो एग्जाम दोपहर में मत लो, सुबह में ले लेना और रात में ले लेना। कितना सही रहेगा बताना। कभी कभी तो तुम लोगों के कमेंट को पढ़ करके मुझे ये लगता है कि पता नहीं तुम सच में चाहते भी हो तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना या ये पद लेना, या फिर नहीं चाहते हो, तुम्हें ऑफिसर बनना भी है कि नहीं बनना, हम तो यही सोचते हैं। या फिर बस घर वालों ने लठ दे रखा है वहाँ पे, भगा दिया तुमको कि चलो घर से निकलो, जाओ कुछ करो बाहर, तो सरकारी नौकरी के नाम पे तुम बाहर आ गए। बोलो, सुबह से शुरुआत है, हाँ? आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर। ये पढ़िए 93 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा गया। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है, आप यहाँ देखिए और बहुत तरीके से देखिए, समझ में आएगा चीज़ें आपको। ठीक है, तो हमारे सामने क्या है, तो हमारे सामने मेरे भाई एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है, तो ABCD है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया साइड AB हमारा कितना है, तो हमारा ये 24 हो जाएगा। ठीक है, AD का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 16 हो जाएगा। कहा गया AB के और CD का जो बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमेशा हाइट शब्द से कहा जाता है, तो जो इनका मेरे भाई यहाँ पर हाइट है वो हाइट हमारा कितना है, तो आप ऐसा कह सकते हैं सर आपकी जो हाइट है यहाँ पर इस वाले लाइन की वो हमारी है 10 सेंटीमीटर का। तो इन्होंने कहा है AD के बीच में CD के बीच में, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं सर जो है ये वाली हाइट आप बताओ कि ये वाली जो हाइट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो मेरे भाई बहुत आसान सा काम है, आपको पता है कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल किससे निकलता है, तो उसके बेस को उसके हाइट से गुना करने पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे ये पैरेललोग्राम है तो इसका बेस मेरे भाई अगर आप लोगे 24 और इसका जो हाइट है मेरे भाई लोगे 10, तो 24 इंटू 10 तुम्हारा एरिया ऐसा निकलेगा 24 इंटू 10 मेरे भाई। ठीक है, या फिर इसी एरिया को लिखने का एक और टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है, आप यहाँ पर ये वाला बेस ले लो और आप यहाँ पर ये वाला हाइट ले लो, यानी 16 इंटू एच मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये बेस लोगे तो इसके ऊपर का हाइट लेना पड़ेगा, और ये बेस लोगे तो इसके ऊपर का मेरे भाई हाइट लेना पड़ेगा। 8 से काटोगे बबुआ 2 बार में, 8 से कटेगा तुम्हारा 3 बार में, और 2 से काटोगे तुम मेरे भाई 5 बार में,
3 इंटू 5 तुम्हारा 15 हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा h हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? जो सी आएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी मतलब नहीं होगी। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। आगे बोला गया है ईच साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो अब जैसे मेरे भाई आप यहाँ क्या पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो मेरे भाई एक पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम को हिंदी में मेरे भाई क्या कहते हैं? तो समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। इससे पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पर मेरे भाई अब चेंज होगे, शिफ्ट होगे, और शिफ्ट होके आप किस पे आओगे? तो रोम्बस पे आओगे। और रोम्बस को मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं? तो ये समानांतर चतुर्भुज होता है अगर, तो ये समचतुर्भुज होता है। आप रोम्बस को मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलोगे? समचतुर्भुज बोलोगे। दोनों में फर्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, आपने अभी ये पढ़ा पैरेललोग्राम के बारे में, आपने क्या जाना? तो आपने ये जाना कि सर एक ऐसा यहाँ पर चतुर्भुज, ठीक है सर, एक ऐसा चतुर्भुज यहाँ पे जिसकी विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो आपने पढ़ा कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और अगर ये बी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसके परिमाप के बारे में पढ़ा था कि जो परिमाप होता है वो दोगुना होता है किसके? ए प्लस बी के। और फिर आपने इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा कि क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए अगर ये बेस है और इसके ऊपर का ये हाइट है, तो सर यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर इसका बेस इंटू क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। बेस इंटू क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। अब मेरे भाई जिस तरीके से आप यहाँ पर इसके बारे में पढ़ रहे हो, सोचिए अगर यहीं पैरेललोग्राम के चारों भुजाओं को मेरे भाई बराबर कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा रोम्बस बन जाता है। वो क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है। यानी अगर हम यहाँ देखें और हम यहाँ पर कहें कि सर यही हमारा जो समानांतर चतुर्भुज है, अगर हम इसके यहाँ पर चारों भुजाओं, देखो ये इसके पैरेलल होगा और मेरे भाई बराबर होगा, और साथ में ये भी इसके पैरेलल होगा, लेकिन अब यहाँ पर ये भी जो होगा ए के बराबर होगा। मतलब अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो रोम्बस यानी समचतुर्भुज कहलाता है। तो समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में बस इतना फर्क है कि मेरे भाई इसमें चारों भुजा बराबर नहीं होते, लेकिन इसमें चारों भुजा बराबर होते हैं। अब चारों भुजा के बराबर होने के चलते काफ़ी नई नई चीज़ें निकल करके आ जाती हैं, और वो नई नई चीज़ें क्या होती हैं वो देखो। पहली चीज़ तो ये निकल करके आती है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, जब यहाँ पर ये काटते हैं तो एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे काटेंगे, और यहाँ ये दोनों टुकड़ा इसका बराबर होगा, और यहाँ पर ये वाला दोनों टुकड़ा इसका बराबर होगा। यानी अगर ये डायगोनल पे पूरा पूरा D1 है तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये D1 का मेरे भाई आधा हो जाएगा, और ये भी हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? D1 का आधा हो जाएगा। वैसे ही अगर ये D2 नाम का डायगोनल है तो ये मेरे भाई D2 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई D2 का आधा हो जाएगा। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे इसका परिमाप आपने निकाला था, तो यहाँ पर इसका परिमाप क्या होगा? तो यहाँ पर इसका परिमाप a जमा a जमा a जमा a, यानी मेरे भाई 4a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने इसका एरिया निकाला था, तो यहाँ पर एरिया कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर एरिया निकालने का दो तरीका है, और वो यहाँ पर क्या है? तो वो यहाँ पर ये है मेरे भाई कि आप ऐसे मान करके चलिए कि जैसे आपके पास में ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है मेरे भाई यहाँ पर, यानी समकोण त्रिभुज है। और एक समकोण त्रिभुज का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? क्षेत्रफल। ये हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो यहाँ बोलेंगे सर हाफ इंटू ये वाला परपेंडिकुलर ले लो, और यहाँ पर ये वाला बेस ले लो। हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी यहाँ पर हाफ इंटू D1/2 और इंटू मेरे भाई यहाँ पर D2/2। ठीक है, तो अगर एक खंड का एरिया इतना है तो ये जो हमारा पूरा पूरा रोम्बस बना है कितने खंडों से बना है? 4 खंडों से। पहला खंड ये रहा, दूसरा खंड ये रहा, तीसरा खंड ये रहा, चौथा खंड ये रहा। तो एक खंड का एरिया इतना है तो मेरे भाई 4 खंडों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 हमारा खत्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाएगा तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा? हाफ D1/D2। क्या हो जाएगा? हाफ D1/D2। और D1/D2 क्या है? तो इसके डायगोनल की लंबाई, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके विकर्णों की लंबाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? तो मेरे भाई परिमाप हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? एरिया हो गया। अब ये दो बातों के बाद में एक तीसरा तुम्हारा पॉइंट पढ़ना होता है, और वो पॉइंट ये होता है कि इन डायगोनल्स में और साइड में क्या रिलेशन होगा। इन डायगोनल में और साइड में क्या रिलेशन होगा? तो डायगोनल और साइड में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो जैसे तुम्हारा यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल में आ जाओ,
ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर है, तो d1/2 के स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद में बेस जो होगा वो हमारा कितना होगा, d2/2 के स्क्वायर के, और ये हमारा बराबर होगा किसके, यानी यहाँ पर हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर d1² 4, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2² सर यहाँ 4, और बराबर होगा किसके, a² के। अगर यहाँ का 4 कॉमन लेके भेज दिए वहाँ पे, तो बोलेंगे d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a²। बहुत मज़ेदार ये भी एक रिलेशन निकल करके आता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के बारे में। और ये किसके बारे में पढ़ रहे हो, रोम्बस यानी समचतुर्भुज के बारे में। रोम्बस की पहली परिभाषा, चारों साइड बराबर होते हैं। रोम्बस की दूसरी परिभाषा, डायगोनल 90 पर काटते हैं। रोम्बस की तीसरी परिभाषा, क्षेत्रफल हमारा हाफ d1d2 के बराबर होता है। क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, हाफ d1d2 के बराबर। और रोम्बस में चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, दोनों डायगोनल के स्क्वायर को जोड़ोगे तो साइड के स्क्वायर का 4 गुना मिलेगा। दोनों डायगोनल के स्क्वायर को जोड़ोगे तो साइड के स्क्वायर का कितना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ पर ये रोम्बस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। रोम्बस की कुछ बातें हम जानते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको देखो पीछे जो बताई वो यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, और कुछ भी यहाँ नहीं लिखा गया है। और अब उन्हीं बातों के साथ में हम यहाँ पर मेरे भाई अपने कुछ सवालों की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर मेरे भाई कुछ सवालों की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज 1600। व्हाट इज द साइड ऑफ रोम्बस, यहाँ पर एक सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। तो मेरे भाई यहाँ पर एक स्क्वायर देखो, यहाँ पर जैसे मानो यहाँ पर ये रोम्बस है, तो रोम्बस की तुम्हारी कितनी भुजा हो गई, 4। क्वेश्चन में कहा गया सभी के स्क्वायर का सम, a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², यानी कितना a² हो जाएगा, 4a²। और सब की वैल्यू जो होगी मेरे भाई वो हमारे बराबर होगी 1600 के। अगर सब का मान 1600 होगा तो यहाँ पर जो है a² का मान इतना, तो यहाँ पर अगर इसका रूट करें तो इतना हो जाएगा, और इसका रूट करें तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। a का मान कितना होगा, 20 होगा, और a का मान 20 होगा, तो कौन सा ऑप्शन है, सी है। एकदम नॉर्मल सवालों से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आ जाइए, चलिए अब मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 6.5, एल्टीट्यूड हमारा 10 है, लेंथ ऑफ एक डायगोनल इतना है, तो लेंथ ऑफ दूसरा डायगोनल क्या होगा, ठीक है। आप पढ़िए, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, अगर हमारे सामने यहाँ पर ये एक रोम्बस है, तो ये रोम्बस में यहाँ पर क्या होगा, तो एक समचतुर्भुज की जो भुजा की लंबाई है वो हमारे सामने कितनी होगी, 6.5, ठीक है। और साथ में जो एल्टीट्यूड होगा वो हमारा कितना होगा, ये हमारे सामने 10 होगा, ठीक है। साथ में कहा गया द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26, अगर हम इसके विकर्ण की लंबाई मेरे भाई हम 26 बना देते हैं, ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर ये कितना होगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ये सवाल जो है मेरे भाई बनाया किस उद्देश्य के साथ में गया, ठीक है, और क्या ये सवाल उचित भी है कि नहीं। तो देखो फैक्चुअली अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो ये क्वेश्चन फैक्चुअली गलत हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे डेटा हैं जहाँ पर ये ओवरऑल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें उतना गहराइयों में नहीं जाना है, ना हमें उतनी बातों को समझना है। हम यहाँ पर जिस तरीके से जो एग्जामिनर का उद्देश्य था तुमसे जानने का, हम मेरे भाई यहाँ पर बस उस उद्देश्य को समझते हैं और उसके आधार पर इसको पूरा करते हैं। बेसिकली एग्जामिनर तुमसे जो चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि तुम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम देखो, रोम्बस किससे निकल करके आया, पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात कहूँ मेरे भाई, यहाँ पर जो हमने पैरेललोग्राम के बारे में चर्चा की थी, और पैरेललोग्राम के बारे में चर्चा हमने क्या की थी, तो हमने कहा था पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो ये जो तुम्हारा रोम्बस है मेरे भाई यहाँ पर, ये भी तो अपने आप में एक पैरेललोग्राम ही है, यानी रोम्बस के एरिया को भी हम क्या लिख सकते हैं, बेस इनटू हाइट लिख सकते हैं, और साथ में और उसके एरिया को क्या लिख सकते हैं, हाफ d1d2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी जो रोम्बस है उसके अंदर में दोनों गुण हैं, वो अपना एरिया खुद भी लिखना जानता है और इसका एरिया को भी उठा करके अपने एरिया को बयान कर सकता है। आप ऐसे मान करके चलो, देखो पैरेललोग्राम की परिभाषा क्या थी, एक दूसरे के अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए। रोम्बस की परिभाषा क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल है, यानी इसका जो गुण है वो इसके अंदर में आकर के फिट हो जाएगा। अगर हम पैरेललोग्राम के एरिया को निकालने के लिए उसके बेस और उसके हाइट को गुना करते हैं, तो हम रोम्बस के एरिया को भी निकालने के लिए उसके बेस और उसके हाइट को क्या करेंगे, गुना करेंगे,
ठीक है। तो बस यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बना है ये इसी उद्देश्य के साथ में बना है कि तुम इस बात को समझ पाओ। तो पहली बात यहाँ पर ये देखो, जैसे तुम्हारे सामने ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो मेरे भाई ये तुम्हारा बेस है और ये तुम्हारी हाइट है, तो ऐसे निकाल लो कि सर 6.5 और इंटू कितना हो जाएगा 10। या तो एरिया तुम्हारा ऐसे निकल जाएगा, या फिर इसका एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा मेरे भाई हाफ। ठीक है, ये हमारे सामने D1 है और ये हमारे सामने D2 है, यानी ये हमारे सामने 26 है और इसका हमें नहीं पता, तो हाफ इंटू D1 इंटू मेरे भाई D2 यहाँ पे। ये बहुत तरीका है, बहुत सही तरीका है। ठीक है, एक क्षेत्रफल को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका बेस इंटू हाइट किया जा सकता है, या दूसरा तरीका हाफ D1 D2 मेरे भाई यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? आप यहाँ से अपने दशमलव को हटा करके नीचे मेरे भाई 10 लेता ही है। 10 से आपका 10 खत्म हो जाएगा, 2 से आपका 13 बार में ख़त्म हो जाएगा, और 13 से जब आप काटेंगे तो 5 बार में, यानी दूसरे डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, दूसरे डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, और उस आधार पर तुम्हारा ये वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। लेकिन अगर तुम डेटा के हिसाब से जाओगे तो ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये जैसे तुम्हारा सामने रोम्बस हो गया, ठीक है, पहला वाला डायगोनल मेरे भाई 26 है, तो एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर पहला वाला डायगोनल अगर तुम्हारा 26 है तो 26 का आधा कितना होगा? 13 हो जाएगा। दूसरा वाला डायगोनल, दूसरा वाला 5 है, तो 5 है तो मेरे भाई यहाँ पर ये उसका आधा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर इस 13 के स्क्वायर में 2.5 के स्क्वायर को तुम जोड़ करके देखो मेरे भाई, जीवन में कभी भी तुम्हारा ये 6.5 नहीं आने का, कभी भी नहीं आने का, मतलब कभी भी नहीं आने का। पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे भाई जो तुम्हारी साइड है वो कभी भी डायगोनल से छोटी हो जाए। कभी ऐसा होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर से छोटा हो जाए? खुद ही सोचो। तो इसीलिए मैंने कहा फैक्चुअली ये डेटा गलत है। अगर फैक्चुअली जब एसएससी ने जिस भी एग्जाम में इसमें पूछा गया था, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, जिसने भी पूछा था वो गलत डेटा के आधार पर पूछा था। ठीक है, ये संभव ही नहीं है कि जो हाइपोटेनस है वो कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में रख करके चलो, आ जाओ। चलो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है और कोण की लंबाई 60 है, तो यहाँ पर कहा गया इसके छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस इज इतना। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो साफ तौर पर क्या कहा गया जरा देखो, मेजर ऑफ ईच ऑफ टू अपोजिट एंगल इज इतना। मेरे भाई यहाँ पर एंगल का मान कितना है? तो 60 है। एंड मेजर ऑफ वन ऑफ इट साइड इज 10, और मेजर ऑफ वन ऑफ इट साइड हमारा कितना होगा? 10 होगा। तो कहा गया लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलर डायगोनल। ये बड़ा प्यारा सवाल है और हम आपको ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी समचतुर्भुज यानी यहाँ पर रोम्बस कि अगर तुम्हारे सामने एंगल दे दे और भुजा दे दे तो उसके विकर्ण की लंबाई तुम कैसे निकालोगे? ये समझो। तो जैसे समझो मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारे सामने क्या हो गया? पूरा तरीके से ये रोम्बस हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें एंगल की बात करें तो एक एंगल मेरे भाई यहाँ 60 होता है, तो यहाँ पर इस बात को याद रखना, ये 10 हो गया और यहाँ पर ये मेरे भाई 10 हो गया। ये 60 होता है तो गारंटी मेरे से लिखवाओ दोस्त, यहाँ पर ये 120 होगा। बोलोगे कैसे 120 होगा? मैं सारी बातें तुम्हारे लिए क्लियर कर देता हूँ। कौन 120 होगा और क्या 120 होगा? देखो, ये वाली लाइन है मेरे भाई यहाँ पर और ये वाली लाइन है मेरे भाई यहाँ पर, ये दोनों क्या हो रही हैं? पैरेलल हो रही हैं। और पैरेलल हो रही हैं तो तुम्हें पहले ही बताया था जब भी दो रेखाएं समानांतर होती हैं, ठीक है, तो अंदर में जो ये U बनता है यहाँ पर दोनों का एंगल 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 70 है तो 110, 80 है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात को यहाँ पर याद रखना दोस्त, ठीक, कि अगर यहाँ पर ये 60 हो रहा है तो ये हमारा कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, फिर एक रोम्बस हो या फिर एक पैरेललोग्राम हो, समानांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 60 है तो ये हमेशा 60 होगा और ये 120 है तो ये हमेशा 120 होगा। ठीक है, ये तय है और इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना हो गया मेरे भाई? यहाँ पर 60 हो गया। अब देखो दो तरह के तुम्हारे सामने जो है मेरे भाई डायगोनल बनते हैं, और वो दो तरह के डायगोनल कौन कौन से बनते हैं वो हम थोड़ा सा तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, पहला डायगोनल जो है वो मेरे भाई यहाँ पर इस 120 के आगे बनता है, और दूसरा जो डायगोनल है मेरे भाई यहाँ पर वो किसके आगे बनता है? देखो, ये 120 है तो 120 के आगे एक डायगोनल बनेगा, ये इसको कहते हैं D1। ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये 60 है तो ये जो 60 है ये 60 के आगे बनेगा, जिसको हम कहते हैं D2 कहते हैं।
जिसको हम कहते हैं D2 कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पर कि एग्जामिनर जो है वो किसके बारे में जानना चाह रहा है, लेंथ ऑफ ए स्मॉलर डायगोनल चाह रहा है और लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल चाह रहा है। तो देखो छोटे कोण के आगे जो होता है, जैसे मानो यहाँ पर मैंने तुम्हें एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर ये वैल्यू मेरे भाई 60 है, और एक ट्रायंगल मेरे भाई मैंने बनाया जहाँ पर ये वैल्यू मेरे भाई 90 है, और तीसरा हमने ये बनाया जहाँ पर ये वैल्यू मान लेते हैं 100 है। ठीक है, 60 के सामने की वैल्यू A, 90 के सामने की वैल्यू B, 100 के सामने की वैल्यू C। तो अपनी आंखों से तुम देख पा रहे हो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, पहले ये A से देखो थोड़ा सा बड़ा B है, अब B से थोड़ा सा बड़ा क्या है तो C है। तो जितना बड़ा कोण होता है उतना बड़ा भुजा होता है। जैसे जैसे तुम्हारा एंगल मेरे भाई बढ़ता गया, 60 से बड़ा कौन था 90, और 90 से बड़ा कौन था 100, इसीलिए 60 के सामने वाली भुजा A, उससे बड़ा होगा B, और B से बड़ा होगा कौन, C होगा। ठीक है, एंगल के बढ़ने से भुजा का मान बढ़ेगा, एंगल के बढ़ने से भुजा का मान बढ़ेगा। तो अगर इन्होंने मेरे भाई छोटा डायगोनल तुमसे पूछा है तो छोटे वाले एंगल के सामने की वैल्यू पूछी है, और अगर बड़ा डायगोनल पूछा है इसका मतलब बड़े वाले के सामने की वैल्यू पूछी है। तो ओवरऑल ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन में यहाँ पर ये है कि तुम्हारे सामने एक ऐसा रोम्बस बना दिया गया है जिसकी भुजा मात्र 10 के बराबर में है और कोण तुम्हारा 60 के बराबर में है। अब मैं यहाँ से दो चीज़ें बाइफरकेट करता हूँ। मैं यहाँ पर मेरे भाई दो चीज़ें बोलता हूँ। एक हम बात करेंगे मेरे भाई स्मॉलर डायगोनल पे, ठीक है, और एक हम मेरे भाई बात करेंगे यहाँ पर किसके ऊपर में, तो एक हम बात करेंगे मेरे भाई बड़े डायगोनल पे। एक छोटे विकर्ण के ऊपर में मेरे भाई बात करेंगे, और एक हम उसके बाद बात करेंगे किस पे, तो बड़े डायगोनल पे। ठीक है, किसके ऊपर में बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो बड़े डायगोनल पे। अगर हम छोटे वाले की बात करें तो छोटे वाले में अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये मान लीजिए तुम्हारे सामने क्या हो गया, ये 10 है और ये 10 है और ये है मेरे भाई 60। तो इसके सामने यानी इस वाले डायगोनल की बात हो रही है। और बड़ी डायगोनल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो बड़े डायगोनल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे ये 10 है और ये 10 है और ये एंगल 60 था, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये 120 हो गया, और ये 120 हो गया, तो इसके सामने की वैल्यू की बात हो रही है, इसके सामने की वैल्यू की दोस्त यहाँ पर बात हो रही है। उजाला पटेल, एक बार इनको कॉल कर लो भाई, उजाला पटेल जी को आप यहाँ पे, ठीक है, क्या परेशानी आ रही है इनको। अब अगर देखोगे तो जैसे मानो यहाँ पर इसमें मुझे इसका मान पता करना है, हम कैसे करेंगे ज़रा वो देखो। मेरे भाई आप बताओ, ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड बराबर है, तो अगर यहाँ पर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी बिल्कुल बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ, ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने में 180 आता है, 180 में से 60 आ गया है, कितना और बचा है, तो 120 बचा है, कितना और बचा है, तो 120 बचा है, 60 आ गया, 120 बचा है, उस 120 में यहाँ पर ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और अगर ये 60 और 60 होगा तो ये अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी कितना होगा, 10, यानी जो डायगोनल होगा छोटा वाला वो कितना होगा, तो 10 होगा, जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, तो 10 होगा। विकर्ण की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 होगी। तो साफ सीधी बात में अगर हम सवाल की चर्चा करें यहाँ, तो यहाँ पर कह सकते हैं जी ये कोण हमारा 60 था, चूंकि दोनों भुजा बराबर होती है, दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा तो साफ तौर पर यहाँ छोटा वाला डायगोनल भी 10 के बराबर होगा। ठीक है, अब आ जाओ बड़े वाले में। बड़े वाले में अगर तुम यहाँ देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसीलिए यहाँ पर ये भी 10 है, तो ये भी कितना है, 10 है। तो अगर ये भुजा बराबर है तो इनके भी ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल में तीनों को जोड़ने में 180 आता है, 180 में से 20 तुम्हारा आ गया, 120 आ गया, बचा 60। उस 60 में यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल मेरे भाई 30 डिग्री होगा, यानी 120, 30 और 30। ठीक है, और मैं तुम्हें मेरे भाई मज़े की बात बताऊं यहाँ पे, तो 120, 30, 30 का हिसाब क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो इस जीवन भर इस रेशियो को याद कर लेंगे कि कभी अगर ये 120 आ गया, ये 30 आ गया और ये भी 30 आ गया, तो याद रखना ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो 120 के आगे उसका √3 टाइम्स होता है, यानी ये √3 होता है। ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो √3 होता है। तो उसी तरीके से अगर ये 1 है और ये 1 है तो √3 टाइम्स, यानी इसका √3 टाइम्स यानी 10√3। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, 10√3 हो जाएगा। तो छोटा डायगोनल बोलेगा तो 10 बताएंगे, बड़ा डायगोनल बोलेगा तो 10√3 बताएंगे। समझ गए, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, एक एक बातों को तोड़ करके पढ़ोगे ना, कभी जीवन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ो। आगे देखो, अगला सवाल देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो।
क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p, सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज m, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक सम चतुर्भुज का परिमाप हमारा 2p है। पहली बात, सम चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 4a के बराबर होता है और इसको इन्होंने 2p के बराबर में दे रखा है। साथ में सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज m, डायगोनल का मेरे भाई सम ऑफ द लेंथ, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं d1 और d2 का जो लेंथ है वो इन्होंने क्या दे रखा है, m दे रखा है। ठीक है, एरिया पूछा है। एरिया का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, एरिया का मतलब हो गया हाफ d1 d2 का मेरे भाई मान बताओ। तो देखो हाफ d1 d2 का जो मान है इसको बताने के लिए d1 इंटू d2 का मान पता होना जरूरी है। ठीक है, और d1 d2 का मान हम कैसे निकालेंगे तो हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए मेरे भाई, बहुत तरीके से हमें कुछ कुछ बातों को समझना होगा तब जाकर के हम इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले आप यहाँ पर इस बात को देखेंगे, आप यहाँ पर 2 से काटिए 2 बार में, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि 2a का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो p के बराबर है। अब यहीं पर मेरे भाई रुक जाइए। ठीक है, आपके सामने मेरे भाई a प्लस बी दिया गया और आपसे a भी पूछ रहा है, तो a प्लस बी से a भी कब निकाला जा सकता है, जब हम उसका वोल स्क्वायर करें। क्या करें मेरे भाई यहाँ पर, जब हम उसका वोल स्क्वायर करें तो a प्लस बी का वोल स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखो, तो मेरे भाई आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ बोलोगे कि सर यहाँ पर जो है एक तरफ में आप इसका वोल स्क्वायर करो और एक तरफ में आप इसका वोल स्क्वायर करो, तो a प्लस बी का वोल स्क्वायर, a का वोल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, b का वोल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, b स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, 2d1 d2 मेरे भाई हो जाएगा, और ये बराबर है किसके, m स्क्वायर के। ठीक है, साथ में तुम्हें एक और बात बताते हैं, याद करो अभी पढ़ाया था d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर जो होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा 4a स्क्वायर के बराबर होता है। अगर पीछे याद होगा तो मैंने एक बात बताई थी कि दोनों डायगोनल का मेरे भाई अलग अलग तुम स्क्वायर कर लो और यहाँ पर ये तुम्हारा बराबर होगा 4 टाइम ऑफ a स्क्वायर के, अगर याद होगा तो यहाँ पर इनका जो स्क्वायर है वो इसके बराबर है, प्लस हमारे सामने क्या है 2d1 d2 हो गया। ठीक है, और ये बराबर है किसके, तो m स्क्वायर के बराबर है। अब ये 4a स्क्वायर की वैल्यू को जब तुम देखोगे तो 2a का मान अगर इतना है, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, तो पहले यहाँ पर तुमने इसको किसके बराबर बताया 4a के, अब 4a स्क्वायर को किसके बराबर बताया जाएगा, p स्क्वायर के। तो p स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2d1 d2, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो m स्क्वायर के। एक लाइन और लेकर के जाओ तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर देखो 2d1 d2 ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा सर m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के। अपने को क्या चाहिए, हाफ d1 d2 चाहिए, अपने को क्या चाहिए, हाफ d1 d2। एक काम करो ये 2 को भी तुम लेकर के चले जाओ, तो मेरे भाई तुम बोलोगे सर d1 d2 का जो मान है ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो सर यहाँ पर m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और लास्ट लाइन में अगर तुम देखो हाफ d1 d2 चाहिए, मतलब 2 से यहाँ भी डिवाइड 2 से यहाँ भी डिवाइड, तो बोलोगे सर हाफ d1 d2 जो होगा वो बराबर होगा सर इसके 1/4 ऑफ m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हालांकि ये डायरेक्ट लिख सकते थे, इस लाइन को तुम्हें बीच में ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी और डायरेक्ट तुम्हारा काम हो जाता। कैसे हो जाता मेरे भाई, सिंपल सा है, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 4 मेरे भाई, तो 2 इसे 2 बार में काटेगा तो इतना, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। वो डायरेक्ट भी आप वहाँ पर जा सकते थे। तो बड़ा प्यारा आपके सामने क्वेश्चन था, 2 सवाल दिए गए थे, d1 d2 का मान दिया गया था और ये दिया गया था, इसके होल स्क्वायर से किया तो ये आ गया, तो यहाँ से 4a स्क्वायर रख लिया, 4a स्क्वायर से p स्क्वायर रख लिया और आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर जो एरिया है वो किसके बराबर है, 1/4 m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। रजनीश तिवारी कहते हैं कि अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया कि एडवांस पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों जगह आपकी दोनों क्लासेस चलेंगी, अरिथमेटिक एक तरफ है और एडवांस एक तरफ है। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। बोला गया है स्क्वायर एंड अ रोम्बस हैव द सेम बेस एंड रोम्बस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ रोम्बस। मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने एक कहीं ना कहीं स्क्वायर भी मौजूद है और हमारे सामने एक हमारा रोम्बस भी मौजूद है। ठीक है, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार सेम है,
यहाँ दोनों का जो आधार है वो सेम है। बस यहाँ पर फ़र्क मेरे भाई क्या है, दोनों में फ़र्क इतना है, ये कितने डिग्री पर होता है तो 90 डिग्री पर होता है, और ये कितने डिग्री पर है तो 45 डिग्री पर है। तो क्वेश्चन में कहा गया इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताएं कि वर्ग के क्षेत्रफल का समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइन थीटा। यानी यहाँ पर क्या होगा, साइड इंटू मेरे भाई यहाँ पर बीच में इनका साइन का थीटा, यानी साइन का 90। ठीक है, और ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइन थीटा, यानी यहाँ साइड इंटू मेरे भाई साइन थीटा। तो असल में जब आप इनका रेशियो लेने जाओगे तो रेशियो में साइड से तुम्हारा साइड खत्म, साइड से तुम्हारा साइड खत्म, यानी यहाँ रेशियो में साइड का कोई रोल होता ही नहीं है। जो रोल होता है वो एंगल का होता है, जो रोल होता है वो किसका होता है, एंगल का। और जब तुम लोग मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ तुम जानोगे साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, और साइन 45 का जो मान होता है वो 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, ये √2 को जा करके मल्टीप्लाई करोगे तो √2 रेशियो 1 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये हमारा करेक्ट आंसर है डी फॉर देवसेना। समझ गए भाई आप यहाँ। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। ठीक है, अब हमें पढ़ना है रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल के बारे में आराम से हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास में, और बढ़िया तरीके से जानेंगे। कुल मिलाकर के हमारी 2 या 3 क्लासेस और लगेंगी, और हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा बढ़िया से ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म हो जाएगा तो दिक्कत की कोई बात नहीं आएगी, बड़े आसानी से हम इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो आज शाम को इसी की क्लास लगा रहे हैं। 2 दिन से शाम में हम इसकी क्लास लगा रहे हैं, 2 दिन से हो ही नहीं पा रहा है। बताओ, कल क्लास तुम लोगों का लेने गए, वहाँ पे एसएससी ने ऐसा नोटिस दे दिया कि दिमाग ही ख़राब हो गया, वीडियोस पे बनाना पड़ा, तो तुम लोगों की क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी। ठीक है, आज उम्मीद है कि आज शाम को ये क्लास हो जाए। ठीक है, 2 दिन से हम लगा रहे हैं शाम में और हो नहीं पा रहा है, तो आज इसका मेरे भाई ले लेंगे क्लास इसका। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा इसको कवर कर दें और खींच दें। ठीक है, चलो तो मिलते हैं शाम में। बढ़िया से रिवाइज करते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।